स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 यूनिट 1 में मनु के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मनु के राजनीतिक विचार, मनु के राजा के कर्तव्य संबंधी विचार आदि का हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मनु के परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो राजा है उसको अपनी प्रजा को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि दुर्ग किस प्रकार का है। उस पर हमने साप्तांग सिद्धांत पढ़ा था, राजा के कर्तव्य पढ़े थे। तो स्टूडेंट, परराष्ट्र नीति प्रत्येक राज्य की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके बिना या जिसकी प्रभावकता के बिना राज्य अपना अस्तित्व लंबे समय तक कायम नहीं रख सकता, क्योंकि दूसरे राज्यों के साथ संबंधों से वह अपने हितों की पूर्ति करता है। इसलिए परराष्ट्र नीति में यह कहा जाता है कि इसमें किसी राज्य का स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता है। स्थायी तो होता है उसके राज्य राष्ट्रीयता हित राष्ट्रहितों की बलवेदी पर वह कोई समझौता नहीं कर सकता। राज्य का आंतरिक दृष्टि के साथ साथ बाहरी दृष्टि से शक्ति संपन्न होना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए राज्य को अपने मित्र राज्य सहित अन्य राज्यों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए। राजा अपनी कूटनीति का इस तरह से क्रियान्वयन करे कि शत्रु राजा भी बिना युद्ध के उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर रहे और मित्र राजा भी उसके साथ प्रगाढ़ता स्थापित करने का प्रयास करने लगे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वो है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाटगुण नीति। सुन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मनु ने राजा को देवता तुल्य, ईश्वर तुल्य माना है। मनु ने कहा है कि जो राजा है उसमें वो सारे गुण होने चाहिए जो प्रजा के लिए हितकारी हो, प्रजा के लिए कल्याणकारी हो। राजा को हमेशा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि प्रजा का हित हो। तो उसी के अंतर्गत आता है कि राजा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पड़ोसी देश उसका शत्रु ना हो, बल्कि उसका प्रभाव और प्रभुत्व ऐसा होना चाहिए कि पड़ोसी देशों के साथ यदि मधुर संबंध नहीं है तो संबंध मधुर हो जाए। स्टूडेंट्स, इसमें हम पहला पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत। मनु इस बात पर बल देता है कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे अपने राज्य के विस्तार के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा अर्थात विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा। विजिगीषु राजा को केंद्र मानते हुए 12 राज्यों के मंडल सिद्धांत की रचना की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि विजिगीषु राज्य की सीमा के आधार पर स्थित राज्यों स्थिति एवं सामर्थ्य के अनुसार उनके साथ नीति का संचालन करना चाहिए। यदि कोई इसकी अनदेखी करता है तो उसे संभावित दुष्परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, जो परराष्ट्र नीति है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाटगुण नीति। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो आता है वो हम इस टेबल से समझ सकते हैं। इसमें है अक्रांता सार यानी अक्रांता का मित्र, पार्श्वग्रह सार पीठ के शत्रु का मित्र, अक्रांता, विजिगीषु, अरि मित्र, अरि शत्रु। और षाटगुण नीति में आ जाएगा आपका संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैतिभाव और संशय। तो मनु की धारणा है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। दूसरी मुख्य बात यह है कि मित्र का मित्र और शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला राजा की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाले या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य इसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के राज्य के पीछे की सीमा से लगा हुआ
पीछे का शत्रु और पीछे के शत्रु की सीमा से लगा हुआ राज्य यानी आक्रांता मतलब पीठ का मित्र। इसके आगे के दो राज्यों के अतिरिक्त जो अन्य राज्य हैं वो मध्यम तथा उदासीन होंगे। मध्यम ऐसा राज्य होता है जो विजिगीषु राजा तथा अरि की सीमा पर स्थित होता है, चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो मंडल सिद्धांत है उसके अंतर्गत बताया गया है कि अरि राज्य क्या होता है, शत्रु राज्य क्या होता है, मित्र क्या होता है, आक्रांता क्या होता है। ठीक है, अब आता है आपकी शातगुण्य नीति। तो मंडल सिद्धांत के माध्यम से सुनिश्चित हो जाता है कि कौन सा राज्य उसके प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। उसके पश्चात राज्य हित में वृद्धि करने के लिए शातगुण नीति का प्रयोग किया जाता है। शातगुण नीति का अर्थ है 6 लक्षणों वाली नीति। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार का नीति अपनाई जानी चाहिए। शातगुण नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक तथा विकल्पों का विवेचन प्रस्तुत करती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विवेक, आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी का भी एक लक्षण को अपनाएं। राजा का प्रमुख लक्षण यही है कि हर प्रकार की नीति अपनाकर अपने राज्य के हित में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करे और ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे कि राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक सार है कि राजा को अपनी छवि, अपना प्रभुत्व इतना प्रभावशाली रखना चाहिए कि उसके आसपास कोई भी उसका शत्रु ना हो। उसका व्यवहार, उसके संबंध पड़ोसी देशों के साथ में ऐसे होने चाहिए जिससे कि कोई उसका शत्रु ना हो, और यदि कोई शत्रु है तो उसको भी उसे संधि के द्वारा या तो फिर किसी भी प्रकार से उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। अब आता है इससे पहला संधि। शातगुण्य नीति में पहला आता संधि। मनु के अनुसार यदि राजा यह अनुभव करे कि इस राज्य के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करने से तत्काल या भविष्य में लाभ हो सकता है तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। इन मैत्रीपूर्ण संबंधों को मनु संधि कहता है। संधि 2 प्रकार की होती है, समान शक्ति के बीच संधि और असमान शक्ति के बीच संधि। ठीक है। नंबर 2 आता है विग्रह यानी कि युद्ध। विग्रह का अर्थ है युद्ध। यदि राजा को किसी अन्य राज्य पर विजय प्राप्त करनी है या प्रताड़ित करना है या उससे पूर्ववर्ती कारनामों का सबक उसको सिखाना है तो विग्रह का सहारा लेना चाहिए। मनु राजा को परामर्श देता है कि जब अन्य सभी विकल्प असफल हो जाए, परिस्थितियां अनुकूल हो जाए तो फिर हमें उस कंडीशन में युद्ध का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा युद्ध नहीं करना चाहिए और संधि करके संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ बनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है यान। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किए गए आक्रमण को यान कहते हैं। स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जैसे कि यान है, विग्रह है, तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप सब, ऐसा हो सकता है, बट आपको इन्हें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें छोटा क्वेश्चन से बन सकता है कि शातगुण्य नीति में जो 6 तत्व हैं उसके उन्हें लिखिए। तो आपको लिखना होगा तो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संशय। इसमें नेक्स्ट आता है आसन। तो आक्रमण के स्थान पर अवसर की प्रतीक्षा में उपेक्षा धारण करना आसन कहलाता है। इसे अपनाकर राजा अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। द्वैधिभाव। मनु राजा को परामर्श देता है कि राजा अपने शत्रु को कभी भी खुद से कमजोर ना समझे। यह अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। एक भाग सेनापति के अधीन जो शत्रु पक्ष को रोकने का कार्य करेगा और दूसरा भाग राजा के अधीन रहकर शक्ति में वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार द्वैधिभाव को भी राजा अपना सकता है। और लास्ट में आता है संशय। आपातकाल में जब एक राजा किसी शक्तिशाली राजा की शरण प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? संशय। तो इस प्रकार से ये शातगुण्य नीति हमारी हो गई है। अब आता है मनु का समाज दर्शन। तो स्टूडेंट मनु को केवल उसके राजदर्शन के आधार पर ही नहीं जाना जाता है, अपितु समाज दर्शन में भी उसके विचार महत्वपूर्ण हैं। जहाँ मनु ने राजदर्शन के माध्यम से राजाओं के लिए निर्देश दिए और राज्य के राजनीतिक क्रियाकलापों के संबंध में अवगत कराया है,
कि किस प्रकार से राज्य अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है, वहाँ समाज दर्शन के माध्यम से मनु ने संगठित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिससे सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्वों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा है, पहला है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। तो मनु का जो समाज दर्शन है उसमें 4 आश्रम है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और उसी प्रकार से जो समाज दर्शन है उसके अंतर्गत मनु ने ये कहा है कि वर्णावस्था के अंदर ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे। तो स्टूडेंट्स ये है अब हमारी वर्ण व्यवस्था। तो मनु धर्म और कार्य के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटता। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए मनु ने कहा है कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दर्शन का केंद्र बिंदु ब्राह्मणों को ही उसने माना है। ब्राह्मणों के कर्तव्य के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना, लिखना, यज्ञ करना, दान देना, लेना, ये सारे कार्य ब्राह्मणों को करने होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें क्षत्रिय। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य शासन का संचालन करना, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना, ऋण देना, अध्ययन करना, कराना आदि क्षत्रिय के अंतर्गत आता है। वैश्य। मनु ने आर्थिक व्यवस्था के संचालन एवं आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व वैश्यों को सौंपा है। उसने प्रमुख दायित्वों में व्यापार करना, पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन, यज्ञ करना, अध्ययन करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य, उत्पादन संबंधी कार्य सब उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य व्यवस्था को दिए थे। नेक्स्ट आता है शूद्र। मनु ने अपने सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्नतम स्थान शूद्र को दिया है और उनका कहना है कि जो 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करने का कार्य शूद्र को करना होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो वर्ण व्यवस्था थी मनु ने उसको 4 भागों में बांटा है था और उनके चारों के जो कार्य मनुस्मृति में मनु ने बताया है वो इस प्रकार है। अब आता है आश्रम अवस्था। मनु के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो न्यूनतम आयु हमारी इसमें 100 वर्ष मानी गई है और 25-25 आयु के 4 आश्रम माने गए हैं। उसमें पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है। मनु ने बताया कि इस काल में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करे, वेदों का अध्ययन करे, आलस से छोड़ दे, दूसरों की निंदा ना करे, मिथ्या भाषण से बचे, गुरु की आज्ञा का पालन करे और सेवाभावी बने। तो ये कौन सा आश्रम होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जीवन में परिवार के पालन पोषण को महत्ता दी है। एक गृहस्थ सभी गुणों से संपन्न कन्या से विवाह करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। फिर है वानप्रस्थ आश्रम। तो इस अवस्था में व्यक्ति संपत्ति, ग्रह आदि मोह को त्याग कर सारे बंधनों से मुक्त होकर के अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना उस समय व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा। और अंत में आता है संन्यास आश्रम। तो मनु के अनुसार इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को सभी ऋणों से उऋण होना होगा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सभी से उसको मुक्त होना होगा। मानव जीवन का यह अंतिम आश्रम है। तो इस प्रकार मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत 4 वर्ण बताए हैं और 4 आश्रम बताए हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो मनु ने अपनी मनुस्मृति है उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार पर किया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनका जो कार्य है वो मनु ने अपने अकॉर्डिंग मनुस्मृति में ये बताया है। और उसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। तो ये 4 आश्रम है वो व्यक्ति की आयु को 100 साल माना है और चारों आश्रम को 25-25 साल की आयु में मान करके ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम इसमें मनु ने विभाजित किया है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पूरा आज मनु का वर्णाश्रम, 4 आश्रम, वर्ण व्यवस्था, षाटगुण्य नीति, ये सब आज हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।